हेलो साथियों, मैं आप सभी लोगों का मैथ की दुनिया 01 में आप सभी लोगों का एक बार फिर से वेलकम करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा ये वीडियो कई दिनों के बाद अपलोड हो रहा है और जो बच्चे कक्षा 12वीं में पढ़ते हैं, खास करके वो बच्चे जो मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा नुकसान है क्योंकि मैं ये वीडियो काफ़ी समय के बाद अपलोड कर रहा हूँ। क्योंकि थोड़ा सा टाइम ना मिल पाने की वजह से मैंने वीडियो को बंद करना या अपलोड करना बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास करके शॉर्ट वीडियो अपलोड करता रहा ताकि आप लोगों से मेरी मुलाकात होती रहे और आप लोगों के संपर्क से या फिर मैं आप लोगों के कनेक्ट में हमेशा बना रहूं। टाइमिंग की ना होने की वजह से थोड़ा सा मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पाता था डेली, लेकिन अब प्रयास रहेगा कि जो है अब डेली बाय डेली आप सभी लोगों के लिए मैं एक न कोई वीडियो जरूर अपलोड करूं। उम्मीद रहेगी आप सभी लोग मेरा सहयोग रखेंगे और आप लोगों के साथ मेरा जो है कनेक्शन जुड़ा रहेगा ताकि मैं अपने रास्ते पर डेली बाय डेली आगे बढ़ सकूं और आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया जो है अच्छे से अच्छा कंटेंट दे करके आपकी पढ़ाई और मजेदार बना सकूं। तो इसी के साथ हम लोग जानते हैं कि इसके पहले मैंने 2 वीडियो बना दिए थे। एक संबंध के ऊपर था जो संबंध के प्रकार बताए थे, और एक वीडियो जो है आपके एग्जाम्पल के ऊपर था जिसमें मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 बता दिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एग्जाम्पल 3 से स्टार्ट करेंगे कि एग्जाम्पल 3 हमारा क्या कहता है, और जितने भी एग्जाम्पल होंगे, जैसे 6 एग्जाम्पल मैंने बताए थे इसके पिछले वीडियो में, 6 एग्जाम्पल थे जिसमें मैंने 2 एग्जाम्पल आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिए थे मैंने। अब बाकी जो बचे हुए 4 एग्जाम्पल हैं आज इसके इस वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं कि वो वीडियो हमारा क्या है और कैसे इसको हमें क्या करना रहेगा, ये सारी चीजें एक बार हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में एक बार फिर देख रहा हूं यहाँ पर कि क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसको एक बार मैं पढ़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूं और आपको समझाने के भी प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है। मतलब L जो है किसी समतल में जो है स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है, और ये कह रहा है तथा R परिभाषित इस प्रकार है कि L1 तथा L1 कामा L2 सच दैट है कि L1 L2 पर लंब है। यही सारी बातें आपको थोड़ा ध्यान देना है कि जो आपका संबंध एक R है, ये L1 कामा L2 एक क्रमित युग्म दिया है और इसमें कंडीशन बना दिया है कि जो L1 है ये L2 पर लंब है। समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है, मतलब R आपका संबंध है जो इस प्रकार से परिभाषित है। तो कह रहा है आगे क्या कि सिद्ध कीजिए कि R सममित है किंतु यह ना तो सतुल्य है और ना संक्रामक है। मतलब यहां पर हमें क्या देखना है, ध्यान से ना, कि ये कह रहा है कि R सममित है केवल, लेकिन R जो है आपका सतुल्य नहीं है और ना ही आपका संक्रामक है। यहां पर मैं संक्रामक बिंदी देना भूल गया था, ये संक्रामक नहीं है। मतलब हमें केवल R को सममित दिखाना है और ये भी पता करना है, ये भी पता करना है कि R जो है आपका सतुल्य नहीं है और ना ही R आपका संक्रामक है। इस बात को हमें भी साबित करना है। तो आप सममित की कंडीशन, सतुल्य कंडीशन और संक्रामक कंडीशन क्या होती है ये आप लोग जानते हैं। फिर मैं एक बार हल्का से इसको एक बार लिख करके समझा दे रहा हूं ताकि चीजें आप लोगों को समझ में आ जाए। ओके, तो आइए मैं एक बार जो है सतुल्य, सममित और संक्रामक एक बार लिखने का प्रयास कर रहा हूं यहाँ पर छोटा सा, ताकि आप लोग पूरी बातें एक्यूरेट समझ में आए। जैसे मैंने ये कहा कि जो आपका सतुल्य की कंडीशन होती है, सतुल्य में कहा जाता है क्या कि अगर कोई अवयव खुद से बिलोंग करता है, मतलब कोई अवयव खुद में कनेक्शन है, तो इस प्रकार के संबंध को हम बोलते हैं सतुल्य संबंध, जहां पर ए जो होता है वो किसी समुच्चय ए का अवयव होता है। अगर ये कंडीशन आती है तो ये आपका सतुल्य बन जाता है। दूसरा आपने कहा कि सममित की जब बात करेंगे तो सममित में जो है इसमें आपने कहा कि अगर कोई अवयव ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसका रिवर्स भी, मतलब इसका उल्टा, अर्थात ये कह लिया जाए कि बी कामा ए ये भी आपका बिलोंग करना चाहिए आर में, अगर जहां पर ए कामा बी ये आपके समुच्चय ए के अवयव हो। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो हमें कहेंगे कि सममित है। तीसरा आपका रहता है संक्रामक में आपने कहा क्या, ध्यान देंगे कि अगर कोई दो समुच्चय क्रमित युग्म जैसे ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में एंड बी कामा सी बिलोंग कर रहा है ये भी आपका आर में, तो इसका जो है बीच वाले को हटाएंगे, मतलब ए कामा सी बिलोंग करना चाहिए आपका आर में। अगर ऐसा कंडीशन कोई आता है तो हम इसको कहेंगे कि यह संबंध आपका संक्रामक संबंध है, जहां पर ए बी सी ये तीनों के तीनों आपके किसी समुच्चय ए के अवयव होंगे। ये 3 कंडीशन थी, इसको मैंने बता दिया था। आप एक बार जो है मेरे पिछले वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा कि कौन कौन संबंध कैसे होते हैं और इसको कैसे परिभाषित किया जाता है, और इसमें मैंने 2 एग्जाम्पल बताए थे जिसपे सवाल आप लोग बताया गया था कि सवाल कैसे लगाए जाएंगे। आज इन्हीं तीनों बेस पर हमें फिर सवाल एक मिला है क्या, जो एग्जाम्पल नंबर 3 है, और ये बोल रहा है कि आर आपका सममित है लेकिन किंतु यह सतुल्य नहीं है और ना ही संक्रामक है।
मतलब हमें R को सममित दिखाना है और ये पता करना है कि R जो है आपका स्वतुल्य नहीं हो सकता और ना ही आपका संक्रामक हो सकता है, इस बात को साबित करना है। तो मैं इन चीज को स्टार्ट करने जा रहा हूं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा समझ रहा हूं कि जो यहां पर लिखा हूं समझाने के लिए जल्दबाजी में, इसको एक बार मिटा करके मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं एक बार इसको मिटा रहा हूं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला तो हमें दिखाना पड़ेगा कि ये पता करना पड़ेगा कि ये जो है R आपका जो संबंध है ये स्वतुल्य है कि नहीं। मतलब हमें दिखाना है कि स्वतुल्य संबंध को दिखाना है कि R आपका स्वतुल्य है, यानी स्वतुल्य संबंध दिखाना है। तो मैं पहला पॉइंट यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूं कि पहला पॉइंट कैसे स्वतुल्य है या नहीं, चेक करते हैं। अब स्वतुल्य को दिखाने के लिए हम देख रहे हैं क्या कि R जो है आपका परिभाषित है L1, L2, जहां पे ये बोल रहा है क्या कि L1 और L2 आपका लंब है। मतलब स्वतुल्य में हम क्या करते हैं कि किसी भी अवयव का खुद के साथ कोई कनेक्शन रहता है, खुद के साथ ही, तो इस प्रकार के संबंध को हम बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। अब यहां पर L1 और L2 दिया तो हम क्या करेंगे कि इसको L1 तो है ही, इसको भी L1 ले लेंगे। L1 ले लेंगे मतलब ये कह लेंगे कि ये आपके पास कोई एक रेखा है ये, और इसका मैंने नाम दिया बेटा L1। L1 मैंने नाम दिया, तो कोई रेखा क्या खुद पर लंब हो सकती है, क्योंकि L जो है आपका किसी समतल में स्थित रेखाओं का समुच्चय है। तो L1 एक प्रकार की रेखा है, तो क्या कोई रेखा L जो है ये खुद पर लंब हो सकती है क्या, क्योंकि लंब हमें दिखाना है। लंब, ये कोई रेखा जो है खुद पर कभी लंब नहीं हो सकती। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं क्या कि L1 जो है आपका L1, ये लिखना पड़ेगा यहां पर कि L1 जो है ये L1 पर लंब, L1 पर लंब नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये आप समझ सकते हैं कि कोई रेखा जो है खुद पर कैसे लंब हो सकती है, कैसे लंब हो सकती है। हाँ, अगर मैं ये कहता हूं कि L1 है और इसको मैं गिन दूं तो ये दूसरी रेखा हो जाएगी, तब ये लंब हो सकता है। लेकिन L1 जो है आपका L1 ये खुद पर कैसे लंब होगा, इसलिए L1 जो है L1 पर लंब नहीं हो सकता। इस बात से हम समझ सकते हैं क्या कि जो L1 है ये L1 पर लंब नहीं हो सकता। और जब L1 पर लंब नहीं हो सकता तो हम ये कह सकते हैं क्या कि L1 ये बिलोंग नहीं करेगा R में। और जब L1 R में बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब ये R जो है आपका स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूं क्या कि अतः R स्वतुल्य नहीं है। बस इतनी सी बात हमें लिखनी थी, स्वतुल्य नहीं है, इतनी सी बात लिखनी थी, खत्म हो जाएगा आपका। ये तो अभी आया पहला कंडीशन कि जो आपका R है ये स्वतुल्य नहीं है। अब हमें देखना है दूसरी कंडीशन, और दूसरी कंडीशन बताएंगे सममित की। और सममित में हम लोग जो है A, B बिलोंग कर रहा अगर R में, तो इसका उल्टा भी बिलोंग करना चाहिए R में, मतलब B, A बिलोंग करना चाहिए R में, तब हम कहेंगे कि वो सममित है। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं पॉइंट नंबर 2। यहां पर पॉइंट नंबर 2 में सॉल्व कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 2 मैं सोच रहा हूं कि इसको नीचे ही सॉल्व कर दूं, बेटर रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि यहां पर हम लोग सोच रहे हैं कि तीसरा दिखाया जाए संक्रामक, क्योंकि संक्रामक थोड़ा सा बड़ा होता है और जगह थोड़ा कम होने की वजह से मैं इसको नीचे ही सॉल्व कर रहा हूं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं पॉइंट नंबर 2 यहां पर सॉल्व कर रहा हूं जो आपका सममित के लिए होगा। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर क्या कि सममित संबंध की बातें करूंगा, और सममित संबंध जो है क्या होता है आप लोग जानते हैं, सममित संबंध। अब देखते हैं यहां पर कि सममित संबंध आपका है कि नहीं है। इसलिए हम लोग मान के चलते हैं यहां पर कि ये मान लिया जाए कि यदि आपका जो L1, L2 है ये बिलोंग कर रहा है R में, और जब ऐसा केस आता है तो यहां पर जो है मैंने L1, L2 जो है बिलोंग किया R में, ये मान चल रहे हम लोग। और L1, L2 का मतलब ये होता है कि जो L1 है ये L2 पर लंब है, इस बात का ये मतलब होता है। तो इससे जो है मैं ये इस निष्कर्ष को लिख सकता हूं क्या कि जो L1 है, L1 ये L1 जो है L2 पर लंब है। इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, क्योंकि यहां पर ये बोल सकता है ये L1 L2 पर लंब है। अब जैसे मैं दिखाऊंगा आपको कि मैं कहता हूं यहां पर आपका ये आपका L1 हो जाए और इस पर लंब आपका L2, ऐसे मैंने कह दिया कि इस पर लंब आपका L2 है। तो इस बात को मैं देख क्या रहा हूं कि जो आपका L1 है ये L2 पर ऐसे लंब है। तो मैं ये भी कह सकता हूं ना कि जो आपका L2 है ये L1 पर भी लंब है, मतलब उल्टा कह सकता हूं यहां पर, क्योंकि दोनों रेखाएं इस पर लंबवत हैं। तो मैं इस बात को उलट सकता हूं क्या यहां पर कि जब L1 आपका L2 पर लंब है तो मैं ये भी कह सकता हूं कि L2 जो है ये L1 पर लंब हो सकता है, अर्थात ये इस पर लंब है। और जब लंब है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जब L1 L2 पर लंब था तो L1 कामा बिलोंग कर रहा था L2 ये R में, तो इसका उल्टा हो गया। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो आपका L2 है ये L2 कामा L1 ये भी बिलोंग करेगा आपका R में।
और जब जो है इसका रिवर्स भी इसमें बिलोंग करेगा तो मैं कह सकता हूं कि आर आपका स्वतुल्य संबंध है। मतलब मैं लिख सकता हूं यहां पर क्या कि अतः आर सममित है, सॉरी सममित है, आर आपका सममित है, क्योंकि यहां पर L1 कामा L2 बिलोंग कर रहा था आर में, तो इसका उल्टा भी L2 कामा L1 बिलोंग करने लगा आर में, अर्थात मैं कह सकता हूं कि आर आपका सममित है। अब तीसरा केस में देख चलता हूं, जो दिखाना मुझे यह है कि संक्रामक है। तो तीसरे केस को मैं यहां लिख रहा हूं पॉइंट नंबर 3 के रूप में, और पॉइंट नंबर 3 जो है कैसे लिखना है समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं इसको दिखाना है कि आर जो है आपका संक्रामक है, संक्रामक दिखाना है कि संक्रामक संबंध है, ये हमें दिखाना है। ओके, संक्रामक संबंध। तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, कोई दो क्रमिक युग्मिक चलते हैं। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं कि जो आपका L1 कामा L2 है ये बिलोंग कर रहा है आर में, तथा जो L2 कामा L3 है, L2 कामा L3 ये भी बिलोंग कर रहा है आर में। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसको मैं थोड़ा ऐसे कर रहा हूं ताकि ये समझ में आए कि इधर का पार्ट अलग है। इसका मतलब ये होगा कि जो L1 है ये L2 पर लंब है, इस बात को मैं लिख रहा हूं यहां पर कि जो L1 है L1 L2 पर लंब है, तथा इसका मतलब क्या होगा कि L3 जो है L2 जो है L3 पर लंब है, L2 L3 पर लंब है, L3 पर लंब है। आइए थोड़ा सा इसको डायग्राम की मदद समझते हैं। जैसे आपने कहा कि जो आपका ये L1 है, L1 इसको मैं कह दूं L1, यहां पर थोड़ा ध्यान देंगे, L1 ये है L1, और इस पर लंब है आपका L2 इस पर लंब है, और L2 जो है लंब है L3 पर, मतलब L3 आपका इधर रहेगा, L3 कह दिया L3, L1 लंब है L2 पर और L2 लंब है L3 पर। तो जरा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपका L1 है और L3 ये समांतर हो जा रहे हैं। इसका मतलब ये निष्कर्ष निकाल सकता हूं क्या यहाँ पर कि जो L1 है L1 ये L3 के समांतर दिखाई दे रहा है मुझे, मतलब मैं कह सकता हूं कि L1 L3 के समांतर है। और जब समांतर है तो मैं ये भी कह सकता हूं क्या कि L1 जो है L1 ये L3 पर लंब नहीं है, और जब लंब नहीं है तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि जो आपका L1 है L1 कामा L3 ये डजंट बिलोंग टू आपका R है, और जब L1 कामा L3 बिलोंग नहीं कर रहा आपका R में तो ये R जो है संक्रामक संबंध नहीं हो सकता। अर्थात मैं इस बात को ये कह सकता हूं कि अतः R संक्रामक नहीं है। इसी बात को मुझे साबित करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा, अगर नोट्स बना रहे हैं आप लोग बढ़िया से, तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके बढ़िया से एक जबरदस्त नोट बनाइएगा, ताकि एग्जाम टाइम में आपको उसके प्रिपरेशन करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर आपका यहां तक कंप्लीट हुआ है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 के ऊपर, देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 4 क्या होता है। तो थोड़ा इसको मैं एक बार मिटा करके फिर हम एग्जाम्पल नंबर 4 पे आते हैं। तो एक बार मैं इसको मिटा रहा हूं। ओके, आइए देखते हैं। तो हमने जो है क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 खत्म करने के बाद अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। तो देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 4 आपका क्या है। एग्जाम्पल नंबर 4 ये है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1,2,3 में R 1,1 2,2 3,3 1,2 फिर 2,3 द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है, परंतु ना तो सममित है और ना ही संक्रामक है। मतलब ये मुझे दिखाना है कि ये R जो है आपका R ये केवल और केवल आपका स्वतुल्य है, सममित भी नहीं है और ना ही संक्रामक है। हम चेक करते हैं इस चीज को। तो आइए देखते हैं। पहले हम चेक करेंगे पहले पॉइंट में कि R आपका स्वतुल्य संबंध है कि नहीं। हम पहले चेक करेंगे स्वतुल्य को, स्वतुल्य संबंध, इसको चेक करेंगे। तो स्वतुल्य संबंध को चेक करने के लिए थोड़ा सा या एक काम करते हैं कि मैं थोड़ा सा इसको, एक मिनट रुक जाइए, इसको मिटा दे रहा हूं। मिटाने के बाद जो आपका ये जो संबंध दिया है इसको मैं पहले लिख दे रहा हूं। यहां पर ये मान लेते हैं कि माना ये कोई आपका कोई एक समुच्चय A है, कैपिटल A, जिसको 1,2,3 ये दिया हुआ है, और R आपका जो परिभाषित है कि R बराबर में आपके पास ये दिया हुआ है कि 1,1 और फिर उसके बाद 2,2 और फिर दिया है 3,3 और फिर दिया आपका 1,2 और फिर दिया आपका 2,3 ये आपका दिया हुआ है। अब इसको जो है मुझे दिखाना है कि R आपका स्वतुल्य है, मतलब पहला पॉइंट मुझे दिखाना है कि स्वतुल्य के लिए फर्स्ट पॉइंट।
स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध दिखाना है भाई। तो स्वतुल्य संबंध का मतलब होता है कि जितने समुच्चय ए के अवयव होंगे उन सभी अवयवों का खुद के साथ कोई ना कोई कनेक्शन होगा, खुद के साथ कनेक्शन होना चाहिए। तो 1,1 भी है, 1,2,2 भी है, 3,3 भी है, जितनी भी है उनका खुद के साथ कनेक्शन है। मतलब लिख सकता हूं यहां पर क्या कि 1,1 बिलोंग कर रहा है आर में, उसके बाद 2,2 ये भी बिलोंग कर रहा है आपका आर में, एंड जो तीसरा वाला है 3,3 ये भी बिलोंग कर रहा है आपका आर में। और जब ये किसी समुच्चय ए के सभी अवयवों का खुद के साथ कोई न कोई कनेक्शन दिखाई देता है तो इस संबंध हमको कहेंगे ये स्वतुल्य संबंध है। अतः लिख सकते हैं यहां पर कि अतः आर स्वतुल्य संबंध है, अतः आर स्वतुल्य संबंध है। ये आपका पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात चेक करते हैं भाई कि सममित संबंध है या नहीं है, मतलब पॉइंट नंबर 2 चेक करते हैं सममित संबंध के लिए। सममित संबंध ये आपके पास पॉइंट नंबर 2 है, सममित संबंध चेक करना है। सममित संबंध क्या होता है कि अगर कोई अवयव जो है बिलोंग कर रहा है, क्रमित युग्म बिलोंग कर रहा है आर में, संबंध आर में, तो उसका रिवर्स भी बिलोंग करना चाहिए आर में, मतलब उसका उल्टा भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो भैया 1,1 का तो उल्टा बिलोंग करेगा, इसमें आ जाएगा। 2,2 का भी बिलोंग करेगा आर में, ये भी उल्टा हो जाएगा इसका। 3,3 का भी बिलोंग करेगा आर में। लेकिन 1,2 बिलोंग कर आर में, क्या 2,1 बिलोंग कर रहा है आर में? देखेंगे यहां पर 1,2 ये 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन इसका उल्टा तो इसमें नहीं है। मतलब ये कि जो आपका 2,1 है ये डजंट बिलोंग टू आर, मतलब आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। और हम यहां ये भी देख रहे हैं क्या कि जो 2,3 है ये भी बिलोंग कर रहा आर में, लेकिन इसका उल्टा 3,2 ये डजंट बिलोंग टू आर है। जब इन दोनों का उल्टा इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है तो मैं कैसे कह दूं कि संबंध आर आपका सममित संबंध है? नहीं है। इसका मतलब ये हो जाएगा क्या कि अतः आर सममित संबंध नहीं है, अतः आर सममित संबंध नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सममित संबंध नहीं है। अब एक चीज और आपका बचा है संक्रामक, आइए हम उसको भी चेक कर लेते हैं संक्रामक संबंध की। तो पॉइंट नंबर 3 में यहां पर लिख रहा हूं कि संक्रामक संबंध चेक करने जा रहे हैं कि संक्रामक संबंध है या नहीं है। संक्रामक संबंध, ये संक्रामक बोलते हैं इसको, अंक्रामक पढ़ लीजिएगा इसको। चेक करने के लिए आप देखते हैं कि भैया 1,1 को छोड़ते हैं, 2,2 3, इनको नहीं चेक करते, इसको चेक करते हैं। चेक करते हैं कि भैया आपका 1,2 है, ये बिलोंग कर रहा आपका आर में। और उसके बाद जो है 2,3 ये भी बिलोंग कर रहा आपका आर में। तो बीच वाले को हटाते हैं, बीच वाले हटाने के बाद जो है आपका बीच वाला हटाएंगे तो आएगा आपका 1,3। क्या ये बिलोंग कर रहा आपका आर में? नहीं बिलोंग कर रहा है, क्योंकि बीच वाले को हटाएंगे, 2 को हटाएंगे तो बचेगा 1 और 3 बचेगा, और 1 और 3 इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि अतः आर जो है आपका संक्रामक नहीं है, अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4, ऐसे सिद्ध करना है आपको है। तो एग्जांपल नंबर 4 के बाद हम बात करते हैं अब अगर एग्जांपल नंबर 5 की। तो एक बार मैं सोचता हूं इसको थोड़ा सा मिटा करके हम एग्जांपल नंबर 5 पे आते हैं। तो आइए मैं इसको मिटा रहा हूं। ओके, देखिए तो हमने जो है एग्जांपल नंबर 5 ले लिया है। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 5 क्या होता है, समय को इन्वेस्ट ना करके आइए देखते हैं। एग्जांपल नंबर 5 कह रहा है क्या कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में r a, b सच दैट संख्या 2 a - b को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त एक संबंध तुल्यता संबंध है, ये दिखाना है। और यहां पर तुल्यता संबंध आ गया है, मतलब ये एग्जांपल थोड़ा सा दमखम वाला है, काफी मजेदार सवाल है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा और बढ़िया से नोट्स बना करके अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। देखिए क्वेश्चन को समझते एक बार फिर से। क्वेश्चन ये कह रहा है क्या कि पूर्णांकों के समुच्चय z में एक संबंध r है a, b, जो ये बोल रहा है कि संख्या 2 a - b को विभाजित करती है, मतलब कोई संख्या 2 है जो a - b को विभाजित कर दे रही है। और ये जो संख्या आ रही है वो समुच्चय पूर्णांक से आ रहा है। पूर्णांक मतलब इंटीजर, और इंटीजर में आपका 0 भी होता है, प्लस माइनस जितनी भी ये सारी संख्या आती है सब आ जाती है इसमें। तो जैसे मैं एग्जांपल रूप में समझाना चाहूंगा इसको, इससे मान लिया जाए कि आपके पास कोई एक जो है इंटीजर है z, और इसमें भी एक इंटीजर है z। एक इंटीजर मैंने लिया, इसके अगले ले लेता हूं 1, 2, 3,
और 4 लेता हूं, 5 लेता हूं, 6 लेता हूं, ऐसे डाटा बहुत सारे हो सकते हैं। इसको लिया 1 2 3 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया, डाटा ऐसे हो गया। इसको माना गया ए, इसको माना गया बी, और इन दोनों के बीच में एक संबंध है जिसको मैंने आर से बताया गया है। अब ये कह रहा है क्या कि जब इसमें से हम इसको घटाते हैं किसी भी को लेकर के, तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। 2 से विभाजित मतलब ये कि विभाजित होने के बाद जो संख्या आती है वो भी एक इंटीजर होता है। ये कह लिया जाए कि 1 का कनेक्शन 1 से है, 2 का कनेक्शन 2 से है, 3 का कनेक्शन 3 से है, 4 कनेक्शन 4 से, 5 कनेक्शन 5 से, 6 कनेक्शन, ऐसे मान लिया जाए अगर तो 1 में से 1 घटाएंगे, 1 में से 1 घटाएंगे तो आपका 0 आएगा, और इसमें 2 से भाग करेंगे तभी तो 0 आएगा, और ये एक प्रकार का इंटीजर है 0। तो ये मैं कह सकता हूं क्या कि 1 में से 1 का कनेक्शन 1 में है, या 1 में से 1 घटाने पर उसको 2 से डिवाइड किया जाए तो वो 0 आएगा, और 0 एक प्रकार का इंटीजर है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका इधर के अवयव है और इधर के जो है, इसमें से एक इसको घटाने पर 2 से डिवाइड किया जाए तो वो इंटीजर आता है। इस बात को मुझे साबित करना है। ऐसा अगर केस बनता है तो दिखाना मुझे पड़ेगा कि संबंध जो आर है आपका वे तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध के लिए हम दिखाते हैं कि आर आपका स्वतुल्य भी हो, आर आपका सममित भी हो, और आर आपका संक्रामक भी हो। ये तीनों चीज दिखाना पड़ेगा, तब जाके आर आपका तुल्यता संबंध हो पाएगा। तो इसको लिखने का जो स्टेप है इस समझने का प्रयास कीजिएगा, और कैसे कैसे लिखा जाएगा ये ध्यान दीजिएगा। तो आइए मैं एक बार सवाल को लिखता हूं और एक एक स्टेप को समझाते चलता हूं कि कैसे सवाल आपका लगेगा, और स्टेप लिखने के इसके क्या होंगे। मैं इसको एक बार थोड़ा सा मिटा रहा हूं, ठीक है ना। मिटाकर देखते हैं कि सवाल लिखाने का प्रयास करते हैं। ओके, तो मैं इसका पहला पॉइंट सॉल्व करने जा रहा हूं स्वतुल्य के लिए। पहला पॉइंट होगा स्वतुल्य संबंध के लिए, कि स्वतुल्य चेक करते हैं इस पे कि स्वतुल्य है कि नहीं। स्वतुल्य संबंध अब चेक करना है, और स्वतुल्य दिखाने के लिए हम स्टार्ट क्या करते हैं कि ए का बी है तो हम दोनों को ए ले लेते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ए लेके चेक करते हैं कि आपका ये आता है कि नहीं आता है। जैसे ये कह लिया जाए कि संख्या 2 जो है वो a माइनस ए, भाई a में से घटाएंगे तो 0 बचेगा, और 0 में से 2 करेंगे तभी 0 ही आएगा। मतलब संख्या 2 जो है a माइनस ए को डिवाइड कर सकती है। तो संख्या 2 जो है, संख्या 2 a माइनस ए को विभाजित करता है, a माइनस ए को विभाजित करती है। इस बात से हम लिख सकते हैं पूरा एकदम, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि a माइनस ए में घटाएंगे तो 0 आएगा, और जब उसमें 2 से भाग करेंगे तभी 0 आएगा, और 0 एक प्रकार का इंटीजर है। मतलब इस स्टेटमेंट में ले सकता हूं, चाहे यहां पर a में से a घटाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तभी आपका 0 आएगा। अर्थात ये कि जब ऐसी कंडीशन आती है तो आपका यहां पर a कामा b ये बिलोंग कर जाए किसमें, आपका r में। तो मैं इस बात लिख सकता हूं यहां पर क्या कि इस देयरफॉर दैट इज कि a कामा a बिलोंग टू r, और जब a कामा a बिलोंग कर गया आपका r में, तो मैं कह सकता हूं क्या कि r स्वतुल्य संबंध है, r स्वतुल्य संबंध है। ये तो हो गया आपका पहला। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर और दिखाते हैं कि ये सममित है कि नहीं है। सममित चेक करते हैं, तो दिखाना मुझे ये सममित। तो मैं इसको फास्ट कर रहा हूं क्योंकि टाइमिंग बहुत ज्यादा हो गई है, और मैं नहीं चाहता हूं कि वीडियो आपका ज्यादा लंबा बने, इसलिए मैं थोड़ा इसको फास्ट कर रहा हूं। आप लोग थोड़ा इसको समझकर बढ़िया से नोट्स बनाने का प्रयास कीजिएगा। स्वतुल्य दिखाने के लिए हम स्टार्ट कहां से करते हैं कि ये दिखाते हैं कि यदि a कामा बी बिलोंग कर रहा आर में, और रामायण महाभारत लगा के ये दिखा दिया जाए कि जो b कामा a है ये बिलोंग कर जाए आपका आर में, तो सम्मित हो जाएगा। ये दिखा जाए, ये लेके चलेंगे और इसको दिखाएंगे। तो जब ये लेके चलेंगे मतलब a कामा b बिलोंग कर रहा आर में, तो इसका मतलब ये होगा कि संख्या 2 जो है a माइनस बी क्या करती है, विभाजित करती है। तो इससे मैं इस बात ले सकता हूं। तो आगे लिखेंगे इस चीज को क्या कि संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित कर रही है, या विभाजित करती है। इस बात को लिख सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जरा देखिए ध्यान से। इस बात को कैसे लिख सकते हैं, क्या माना जो a माइनस बी है इसको 2 काट रहा है, तो काटने के बाद या 2 से विभाजित करने के बाद वो मान लीजिए कोई संख्या आ रही k, और k कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, मतलब k बिलोंग्स टू z, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए।
अब यहां पे ये चेक किया जाए, जो अगर इसका उल्टा किया जाए मतलब b माइनस ए बटे में 2, तो यहां पर आएगा माइनस के हो जाएगा, और प्लस के आपका इंटीजर है तो माइनस के भी इंटीजर होता है। ये माइनस के बिलोंग करेगा आपका इंटीजर में। जैसे मैं कह दूं कि अगर आपका 5 जो है ये बिलोंग कर रहा है इंटीजर ये है, तो -5 भी बिलोंग करेगा इंटीजर में, मतलब ये भी इंटीजर होगा। तो सेम यही क्या कि अगर k आपका इंटीजर है तो माइनस के भी आपका क्या हो जाएगा, इंटीजर। और इस प्रॉपर्टी से मैं लिख सकता हूं क्या कि जब a माइनस बी बटे में 2 था तो उसको मैंने a कमा b लिखा था, तो b माइनस a बटे में 2 रहेगा तो उसको लिखेंगे b माइनस a। इट मींस मैं कह सकता हूं संख्या 2 b माइनस a को विभाजित करती है, ये हो जाएगा। और जब b माइनस ए विभाजित करता है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि b कामा a बिलोंग करेगा r में, और जब इसका उल्टा कर गया बिलोंग r में, तो भैया ये कह सकते हैं कि आपका r कैसा संबंध है, सममित संबंध है। इट मींस कि r सममित संबंध है, इस बात को साबित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सममित कंडीशन। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 को मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि पॉइंट नंबर 3 थोड़ा सा लेंदी बन सकता है, उसको देखेंगे कितना बड़ा हो जा रहा है, फिर भी मैं प्रयास करूंगा इतने में आपका हो जाए। ठीक है, तो इसको दिखाना है संक्रामक दिखाना है। पॉइंट नंबर 3 में संक्रामक संबंध को सिद्ध करना है कि संक्रामक संबंध इस बात को मानता ही नहीं मानता है। और संक्रामक संबंध में हम क्या करते हैं कि दो चीजें लेकर चलते हैं, जैसे यहां पर इसको लेकर चला गया, अब इसमें दो चीजें चलेंगे। क्या होगा वो ये होता है बच्चे कि a कामा b बिलोंग करना चाहिए r में, a कामा b बिलोंग करना चाहिए r में, एंड b कामा c ये बिलोंग करना चाहिए r में। और अगर संक्रामक है तो इसके बीच वाले को हटाने के बाद जो a कामा c बचेगा वो बिलोंग करना चाहिए r में, ये मुझे दिखाना है। तो पहले जो ये दिया है इसके आधार पर मैं इस बात को इसके जैसा यहां लिखता हूं। क्या क्या आएगा कि जो आपका a कामा b है इसका मतलब हो जाएगा कि संख्या 2 वो a माइनस b को विभाजित करती है, और दूसरा तथा लिखेंगे यहां पर, जो दूसरा केस दिया उसको लिखेंगे क्या कि संख्या 2 वो b माइनस c को विभाजित करती है। अब थोड़ा सा देखिए इसको, जो है जो ये वाला स्टेटमेंट है और इस वाले स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, तो इसको मैंने इस रूप में लिखा था, सेम इसी स्टेटमेंट को इस रूप में लिखेंगे। मतलब ये कि a माइनस बी इसको काट रहा है दो, तो मान लेते हैं कि k1 मिल रहा है, और जो b माइनस c इसको काट रहा है दो, तो वो मिल रहा है k2 मिल रहा है, जहां पर जो k1 एंड जो k2 होगा वो इंटीजर होगा। इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। और इसको मैं मानता हूं कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और इसको मैं मान लूं कि इक्वेशन नंबर सेकेंड है, इसको मान के चलते हैं। और ये दिखाया जाएगा कि a माइनस सी बटे में 2 ये भी विभाजित कर रहा है, तो आपका जो नेक्स्ट आएगा वो इंटीजर होना चाहिए, ऐसे दिखाना। मतलब ये कि बीच वाले को हटाना है मुझे, किसी से बीच वाले को b को हटाना है, a कामा c बचना चाहिए। अब देखते हैं यहां पर है, तो मैं समीकरण 1 इसको करने के लिए b को हटाने के लिए क्या करता हूं कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ देता हूं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, और जब 1 और 2 को जोड़ेंगे बाबू, तो इसको जोड़ने पर क्या आएगा कि a माइनस बी बटे में 2 प्लस b माइनस सी बटे में 2 बराबर हो जाएगा k1 प्लस हो जाएगा k2। इसका हर तो बराबर है इसलिए अंश को जोड़ लेंगे, तो आएगा a माइनस बी प्लस b माइनस सी बटे में हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा k1 प्लस हो जाएगा k2। ये 20 b तो कट जाएगा आपका, 20 b कट जाएगा आपका, आएगा a माइनस सी बटे में 2 बराबर हो जाएगा k1 प्लस हो जाएगा k2। इसका मतलब क्या है कि अगर k1 और k2 इंटीजर है तो उन दोनों का योग भी इंटीजर होगा। जैसे मैं कह दूं कि अगर जो है 5 और -5 इंटीजर है तो इनको जोड़ देंगे तो आएगा 5 - 5 मतलब ये 0 जाएगा, और 0 भी एक प्रकार इंटीजर होता है। तो k1 और k2 अगर इंटीजर है तो उनका योग भी आपका इंटीजर आएगा। मतलब ये मैं कह सकता हूं क्या कि इसलिए कि चूंकि k1 प्लस k2 ये भी डिवाइड करने पर आया इंटीजर,
और जब a माइनस सी बटे में 2 ये इंटीजर मिल रहा है तो मैं कह सकता हूं कि संख्या 2 जो है ये a माइनस सी को विभाजित कर रही है। मतलब इस केस में लिख सकते हैं क्या, इट इंप्लाइज दैट कि संख्या 2 a माइनस सी को विभाजित करती है। और जब ये केस आ गया तो मैं डायरेक्टली सकता हूं क्या कि a कामा सी ये बिलोंग कर जाएगा आपका r में, और जब बिलोंग कर जाएगा तो r आपका संक्रामक संबंध हो जाएगा। r आपका संक्रामक संबंध है, ठीक है, ये संक्रामक संबंध है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर सकते हैं। काफी लेंदी है ये सवाल, लेकिन फिर भी एक स्टेप को समझने का प्रयास कीजिएगा और हर सवाल को जो है ढंग से समझिएगा। ये एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया। एक एग्जाम्पल और बचा है, एग्जाम्पल नंबर 6, और उस एग्जाम्पल को आप लोग ट्राई करिएगा, लग जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उस एग्जाम्पल को जो है तैयार करेंगे, बताएंगे, और हो सकता है प्रश्नावली को भी स्टार्ट किया जाए। तो प्रश्नावली 1.1 के लिए तैयार रहेगा अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में 1.1 के सवालों को देखा जाएगा एक एक करके। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो हमारा समझ में आया, अच्छा लगा आप लोगों को, तो मेरे वीडियो को आप सभी अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।